सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में RKSMB के कार्यक्रम राज्य के सभी विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में संचालित है। ये पिछले वर्ष भी था और इस वर्ष भी जारी है। इसका आकलन 1 लिया जा चुका है। आकलन 2 अभी 6 फरवरी से प्रस्तावित है। 6 फरवरी 2024 से जो RKSMB आकलन 2 होने जा रहा है, उससे पूर्व हमें क्या क्या तैयारी करवानी है, बच्चों को साथ में आकलन के लिए क्या तैयारी करनी है हमें अपने समय को, इसके साथ साथ इसकी बैठक व्यवस्था के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके बारे में जानकारी करेंगे। इसके अलावा RKSMB 2 में हम शिक्षक बच्चों की किस प्रकार मदद कर सकते हैं कक्षा 3 से 5 तक के लिए, ताकि चीटिंग भी नहीं हो। ध्यान रहे, चीटिंग नहीं हो। नकल व चीटिंग करने से विद्यालयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले RKSMB 1 के दौरान 100 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं RKSMB के असेसमेंट 2 के बारे में, जो अभी फिलहाल प्रस्तावित है 6 फरवरी 2024 से। इस कार्यक्रम के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत है, जैसे रटना इसमें खत्म करना है, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटेगा, डाटा रिपोर्टिंग नहीं, डेटा आधारित शिक्षण रहेगा। तो इसकी जो समय सारणी जारी की गई है उसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया है। नवीन समय सारणी, आज की जो समय सारणी है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें 6 फरवरी 2024 को पहले अंग्रेजी की परीक्षा होगी, जो 12 से 1 बजे तक के है। 6 फरवरी को ही दूसरी हिंदी की परीक्षा है, 3 से 4 बजे के बीच में। 7 फरवरी को गणित की परीक्षा है, 12 से 1 बजे के बीच में। तो इसमें समय को परिवर्तित किया गया है। इसमें समय को ध्यान में रखते हुए आज की जो समय सारणी है नवीन, यानी आज की डेट 1 फरवरी 2024 के अनुसार ये है। अगर कुछ परिवर्तन होता है तो भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आप सभी शिक्षकों को लक्षित अभ्यास यानी आकलन से पहले भी अभ्यास करवाना है, और वो अभ्यास आपको कब कब और किस टाइम करवाना है। तो देखिए, 6 फरवरी को इंग्लिश का रिवीजन करवाना है 10 से 11:50 तक। 6 फरवरी को ही 1:30 से 2:50 तक हिंदी का रिवीजन। 7 फरवरी 10 से 11:50 तक मैथ का रिवीजन होगा। उसके बाद है वो ये आंकलन लिए जाएंगे। बात करें ऐसे 1 जो हुआ था RKSMB का, उसके डेटा का उपयोग और अभ्यास में किया गया है। इसके लिए बताया गया है कि निदेशालय द्वारा जो लिंक साझा किए गए हैं उन संसाधनों से आप RKSMB 2 का मूल्यांकन के लिए अभ्यास बच्चों से करवा सकते हैं। इसके अलावा RKSMB 2 यानी SA2 के लिए RSCIT द्वारा कुछ 3 से 8 तक के जो ग्रेड है उनके लिए दक्षताएं निर्धारित की गई है। इन दक्षताओं के प्रश्न विद्यार्थियों के आ भी सकते हैं। ये कक्षा 3 से 8 सभी के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन आपको करनी है वो किस तरह से करनी है, तो पेपर कुछ इस तरह से रहेगा। आप सभी जानते हैं 3 से 5 तक के लिए इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित के 20 प्रश्न आएंगे। सभी वस्तुनिष्ठ ही होंगे, यानी बच्चों को पेपर के अंदर ही उत्तर करना है, OCR अलग से नहीं दी जाएगी। कक्षा 3 से 5 तक के लिए प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक एक ही शीट में होंगे। 3 से 5 तक के विद्यार्थी पेपर में वर्तमान विकल्प के सामने टिक करेंगे और शिक्षक RKSMB ऐप का उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे। 6 से 8 के लिए OCR शीट है वो अलग से दी जाएगी। पिछली बार की तरह इसमें इस बार भी OCR अलग रहेगी, पेपर अलग रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपको आकलन से पूर्व क्या क्या तैयारी करवानी है, परीक्षा के दौरान क्या प्रक्रिया आपकी रहेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि आकलन से 1-2 दिन पूर्व आपको प्रश्न पत्र जो आपको मिले उसको सुरक्षित स्थान पर रखना है, सील बंद ही रखना है। कोई ऐसी अलमारी लॉक वाली हो जिसके अंदर वो पेपर आप रख दें। स्कूल में प्राप्त पेपर पैकेट को सील बंद कर परीक्षा के दिन खोला जाना चाहिए। स्कूल परीक्षा प्रभारी परीक्षा के दिन सुरक्षित भंडार सुरक्षित करेंगे। परीक्षा के दिन तक इनको विशेष तौर से संभाल कर रखना है और विशेष लॉक वाली अलमारी में सील बंद करके ही रखना है। इसके अलावा 5 फरवरी को एक स्टाफ मीटिंग आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में परीक्षा के उद्देश्य और मूल अवधारणा को बताया जाएगा, परीक्षा का टाइम टेबल बताया जाएगा, सेटिंग ऑर्डर पर निर्णय, यानी सीटिंग ऑर्डर जो बच्चों के बैठने का ऑर्डर होता है क्रम वाइज, उस सीटिंग ऑर्डर को
कैसे बैठाना है, रोल नंबर वाइज रिटन ऑन बेंच और बोर्ड, यानी रोल नंबर आपको लिखने हैं बच्चों के बेंच पर और ऑन बोर्ड पर भी लिखने होंगे। और शिक्षक अदला बदली के साथ इन्वेस्टिगेशन एलोकेशन के साथ नो चीटिंग विशेष तौर से ख्याल रखना है और 100% विद्यार्थी की उपस्थिति होनी चाहिए। आरकेएसएमबी 2 के जो मुख्य बिंदु है, दो मुख्य पहलू है कि 100% विद्यार्थियों की अटेंडेंस सुनिश्चित करनी है आपको और नो चीटिंग पॉलिसी अपनानी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षकों को एकेडमिक फीडबैक देगा आंकलन का डाटा, जैसे किन दक्षताओं पर ज़्यादा जोर देना है, किन विद्यार्थियों को मदद की ज़रूरत है। परिणाम के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर चीटिंग करने पर सख्त कार्रवाई होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चीटिंग पकड़ी भी जाएगी। 100% अटेंडेंस प्लस नो चीटिंग इज इक्वल टू बेटर फीडबैक टू टीचर। ये कुछ बोर्ड है, छात्रों को बैठाने के लिए चार्ट तैयार है। बोर्ड और बेंच पर आपको विद्यार्थियों के रोल नंबर लिखने हैं। 1 से 5 तक जो विद्यालय है, अगर उनमें 2 शिक्षक है, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 6 शिक्षक है, तो उनको बैठने का अरेंजमेंट इस तरह से बताया गया है। साथ ही निरीक्षण के लिए कक्षा विषय के शिक्षकों को आपस में बदला भी जाएगा। एक कक्षा से अधिकतम 50% छात्रों को एक कक्षा में बैठाया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। एक कक्षा में से अधिकतम 50% छात्रों को एक कक्ष में बैठाया जा सकता है। यानी अगर देखिए कि यहाँ पे अगर हमारे विद्यालय में 2 शिक्षक है, प्राइमरी विद्यालय है, तो देखिए 2 कक्ष तैयार हो चुके हैं। इसी तरह 3 शिक्षक है तो 3 कक्ष तैयार होंगे, जिसमें पहले कक्ष में तीसरी और पांचवी, दूसरे में तीसरी चौथी और तीसरे में चौथी और पांचवी बैठेगी। अरेंजमेंट इस तरह से आपको करना है। 1 से 8 तक विद्यालय और 4 शिक्षक है तो पहले कक्ष में 3 5 3 4, फिर 4 5 6 6 7 8, उसी प्रकार 7 और 8, इस तरह से अरेंजमेंट आपको करना है। सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा विद्यार्थियों का ये। इस दौरान ध्यान में रखें कि सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे से 1 हाथ की दूरी या एक बेंच पर बिठाएं। विद्यार्थियों को उस वर्कबुक वर्कशीट कॉपी का इस्तेमाल न करने दें। विद्यार्थियों को समूहीकरण न करने दें। हर समय शिक्षक है वो कक्षा में उपस्थित रहेंगे। आकलन के दिन क्या करना है कि परीक्षा शुरू होने से पहले शिक्षक के लिए कुछ निर्देश है कि एवरी क्वेश्चन सिंगल टिक का आपको करना है। पहले हल करने के लिए रफ शीट का उपयोग करें, फिर ओसीआर शीट पर उत्तर दें। बॉक्सों पर सही निशान लगाने के लिए पेंसिल का उपयोग करें। प्रश्नों को ठीक से पढ़ें। ओसीआर पेपर में सीधे उत्तर न दें, पहले रफ शीट में उत्तर लिखें। कागज़ पर अपना नाम और रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें। अगर आपको कोई शंका है तो हाथ उठाएं, दूसरे कागज़ों में न देखें। ये निर्देश है वो शिक्षक देगा। साथ ही निरीक्षण और संग्रहण शिक्षकों द्वारा सख्त निगरानी रखनी है। प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक होना चाहिए। वापस जमा कराते समय ओसीआर पेपर को फोल्ड नहीं किया जाना है। अलग अलग ग्रेड के छात्रों के पेपर अलग से एकत्रित किए जाने चाहिए। इस ऐसे 2 के अंतर्गत 3 से 5 तक के शिक्षक किस प्रकार बच्चों की मदद कर सकते हैं जिससे कि वे सही तरह के ओसीआर भरें और चीटिंग भी नहीं हो। तो हिंदी के अंदर आप बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं? शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं और पैसेज पढ़ने के लिए छात्रों को स्वतंत्र रूप से पेपर का उत्तर देना चाहिए। गद्यांश और पद्यांश रूपी प्रश्नों को कोई भी सहायता नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार इंग्लिश में शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं, उन्हें प्रश्नों को समझने में मदद कर सकते हैं, हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन गद्यांश और पद्यांश रूपी प्रश्नों में कोई सहायता नहीं करनी है। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने, प्रश्नों को समझने में उनकी सहायता कर सकते हैं। दिशा निर्देशों की अगर पालना नहीं करने पर प्रधानाध्यापक एचएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। स्कूलों का डेटा है वो होगा विश्लेषण। यदि किसी जोड़ तोड़ की पहचान की जाती है तो पूरे स्कूल को एक पुनः परीक्षण से गुजरना होगा। शैक्षिक प्रदर्शन पर नहीं होगी स्कूलों की निगरानी, लेकिन नकल बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद आपको आंकलन के पश्चात ओसीआर की प्रक्रिया है। ओसीआर अपलोड करना है। ओसीआर अपलोड आप सभी को करना है, आता है, पिछली बार भी हमने किया है। 6 से 8 के लिए उत्तर पत्रक आपको अपलोड करने हैं, जहां क्यूआर कोड को ध्यान में रखकर 4 क्यूआर कोड यहाँ दिए गए हैं। वो फोटो खींचते वक्त चारों क्यूआर कोड सही होने चाहिए, आने भी चाहिए। ऊपर जो क्यूआर कोड गोले में दिखाई दे रहा है क्यूआर कोड,
आपको पहले इसको स्कैन करना है। यहाँ पे यही बताया है, कक्षा 3 से 8 तक के उत्तर पत्र के दाहिनी ऊपरी किनारे पर एक बड़ा क्यूआर कोड दिखेगा। स्कैनिंग प्रक्रिया में पहले आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, फिर पेज की फोटो लेंगे। साथ ही जो कक्षा 3 से 5 तक की ओसीआर है, उसमें आप सभी जानते हैं प्रश्न अधिक होने की वजह से 2 पेज है आगे पीछे। तो हर पेज को स्कैन करने से पहले क्यूआर कोड को स्कैन करना आवश्यक है। इसी तरह बात करें कक्षा 3 से 8 तक की स्कैनिंग की प्रक्रिया, तो स्कैनिंग के लिए आपको ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के लिए पहले आप ऐप को अपडेट कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर। जब आप ओपन करेंगे तो आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे, विषय सेलेक्ट करेंगे, तो विद्यार्थियों की सूची यहाँ पे पूरी शो हो जाएगी। जिस विद्यार्थी की ओसीआर अपलोड करनी है उस विद्यार्थी के सामने क्लिक कीजिए तो विद्यार्थी का नाम ओपन हो जाएगा। फिर फोटो अपलोड करें ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर देखिए कि सेलेक्ट पेज स्कैन द क्यूआर कोड, यानी क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, ओसीआर शीट को का पूरा फोटो लेंगे, तो ये ओसीआर है वो आपकी अपलोड हो जाएगी। ये पिछली बार भी हमने किया है और आप सबको पता है इनके स्टेप। ध्यान में रहे ये बातें जो पिछली बार भी हमने कही। फ़ोटो खींचते समय आमतौर पर जो त्रुटियां सामने आई है, वो कोई भी फ़ोटो वाटरमार्क के साथ नहीं लें। ये देखिए, फ़ोटो वाटरमार्क के साथ नहीं लेनी है, फ़ोटो सीधी ही लेनी है बिना वाटरमार्क के। ओसीआर के ऊपर आपको कोई निशान नहीं बनाना है, न ही आपको इसको चेक करनी है, न ही आपको इसके ऊपर हस्ताक्षर करने हैं। एक बार पेपर कलेक्ट करने के बाद उत्तर पत्रक पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि गलती से बच्चा एब्सेंट मार्क कर दिया है तो ऐप पर सफलतापूर्वक पूरा बटन दबाएं। इसके बाद विद्यार्थी नाम के आगे बटन दिखेगा, उसको दबाएं और ओसीआर शीट अपलोड करें। ध्यान देवें, बच्चे केवल टिक कर रहे हैं। लास्ट डेट फॉर ओसीआर अपलोड 9 फरवरी है। तो ये थी कुछ जानकारी आरकेएसएमबी आंकलन। पूर्व आंकलन के दौरान आपको क्या करना है, पूर्व दिन आपको क्या करना है, पश्चात क्या करना है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।